तो आज हम केमिस्ट्री की क्लास में जो है वो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो सेकंड टॉपिक हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इससे पहले जो हमने पहले टॉपिक पढ़े थे, पहले जो टॉपिक था हमारे पास जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन किया था, उसके अलावा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में को डिफाइन किया था और उनकी एग्जांपल्स दी थी। तो आज हम केमिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। उससे पढ़ने से पहले हम जनरल रिएक्शन हमारे पास ए प्लस बी और सी जो हमारे पास सी प्लस डी जो बनता है, तो इसे हम डिफाइन करेंगे। इसी के लिहाज से हम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस टॉपिक की डायनामिक इक्विलिब्रियम की। इसमें हमारे पास जनरल जो हमारे पास रिएक्शन है, इसमें ए प्लस बी रिएक्शन करता है तो हमारे पास सी प्लस डी बनता है। तो इसमें यह होता है कि हमारे पास ए प्लस बी की जो हमारे पास इनिशियल कंसनट्रेशन होती है, मतलब इनकी जो हमारे पास कंसनट्रेशन होती है, मकदार होती है इनिशियली, वो हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो उस वक्त हमारे पास सी प्लस डी जो है वो बना हुआ नहीं होता, प्रोडक्ट हमारे पास बनी हुई नहीं होती, तो इस वजह से इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो मिनिमम होती है, हमारे पास ज़ीरो होती है। फिर क्या होता है कि हमारे पास जब इसकी इनिशियल कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, थोड़ी देर के बाद हमारे पास ए प्लस बी आपस में रिएक्शन करके क्या हो जाएंगे कि डिकम्पोज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो हमारे पास सी प्लस डी बनता जाएगा। जब सी प्लस डी बनता जाएगा उस वक्त हमारे पास ए प्लस बी की जो कंसनट्रेशन हो जाएगी वो मिनिमम हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी, और सी प्लस डी की जो हमारे पास कंसनट्रेशन है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जब इसकी कंसनट्रेशन हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी तो हमारे पास उसके थोड़ी देर के बाद हमारे पास एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें हमारे पास क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ए प्लस बी जो है वो आपस में रिएक्शन करके सी प्लस डी बना रहे हैं, तो ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो इसके बाद हमारे पास जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, मतलब ये कि उसी रेट के साथ सी प्लस डी डिकम्पोज होकर दोबारा ए प्लस बी बना रहे होंगे, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो ये हमारे पास आखिरी स्टेज होगी जिस वक्त हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम भी हमारे पास वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाए, हमारे पास सेम रेट के साथ कंटिन्यू रहे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे होंगे, ए प्लस बी जब वो रिएक्शन करके हमारे पास सी प्लस डी बना रहे हैं, तो मतलब ये है कि ए प्लस बी फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो सी प्लस डी जब हमारे पास रिएक्शन करके हमारे पास ए प्लस बी बना रहे हैं, तो ये मतलब ये कि हमारे पास ये रिवर्स आ रहे हैं। तो ये इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी हमारे पास वो इक्विलिब्रियम जिसमें हमारे पास दोनों केमिकल जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेंगे, जारी रहेंगे इक्वल रेट के साथ, मगर क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक फॉरवर्ड जा रहा होगा एक रिवर्स आ रहा होगा। तो उस वक्त इनकी कंसनट्रेशन क्या होगी, हमारे पास सेम होगी। इनकी कंसनट्रेशन हम जब वो मतलब ये आगे पीछे नहीं होने देंगे, उस कंडीशन को हम कहेंगे या उस इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डायनामिक इक्विलिब्रियम में कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस को हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पे लेते हैं और टाइम को जो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो उस वक्त मैंने बताया था आपको कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा होता है, मतलब जिसमें ए प्लस बी जब आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास ए प्लस बी की जो हमारे पास कंसनट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है। तो उस वक्त इसकी कंसनट्रेशन को हमने क्या किया कि मैक्सिमम रखा है, तो हमारे पास ये जहाँ पर होगा मैक्सिमम के ऊपर। तो जब थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ए प्लस बी जो है वो आपस में कंज्यूम होते जाएंगे, आपस में रिएक्शन करते जाएंगे, तो इनकी कंसनट्रेशन स्लोली कम होती जाएगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उनका कम होता जाएगा। तो ए प्लस बी जो है वो इस वजह से इनका जो कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास इनकी कंसनट्रेशन कम होती जा रही है। लेकिन सी प्लस डी जो है वो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा कि इनकी कंसनट्रेशन क्या होगी, मिनिमम होगी स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन के स्टार्ट में इनकी कंसनट्रेशन जब स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, मिनिमम होगी। तो क्या होगा कि ये जब ए प्लस बी आपस में रिएक्शन करके जब सी प्लस डी बना रहे होंगे, तो सी प्लस डी की कंसनट्रेशन जो है उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़्यादा होती जा रही होगी, मैक्सिमम होती जा रही होगी। जब हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दोनों का, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का, हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा। तो उस वक्त हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी। इस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन होती है जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ये हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो ये था हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के बाद हम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के बारे में बताएंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वो रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है जिसमें SO2 जो है वो O2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये हमारे पास क्या अभी रिएक्टेंट्स हैं, तो ये हमारे पास दोनों जो रिएक्टेंट है ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे, ये जब ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा होता है, मतलब ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है, तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास रिएक्शन करके रिएक्टेंट बना रही होती है। जैसे कि हमारे पास इससे प्रोडक्ट बन रही है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड ये क्या करेगी, हमारे पास डिकम्पोज हो गई, दोबारा जब वो रिएक्टेंट बनाएगी तो इससे हम कहेंगे ये रिवर्स रिएक्शन है, रिएक्शन पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये रिवर्स रिएक्शन होगा। तो ये हमारा जो रिएक्शन होता है ये हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन जो होता है हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है। तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होगा। तीसरा जो पॉइंट इसमें आता है कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेज होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की फास्ट होती है। इसकी इनिशियल स्टेज फास्ट इस वजह से होती है, इनिशियल स्टेज के हमारे पास इनकी कंसनट्रेशन इनिशियली जो है वो रिएक्शन के स्टार्ट में इनकी कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस वजह से ये उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, फास्ट होगा। और जब हमारे पास रिवर्स रिएक्शन में इनिशियल स्टेज होती है वो हमारे पास निग्लिजिबल होती है, मतलब इनिशियल स्टेज में SO3 जो होता है वो हमारे पास बना हुआ नहीं होता। तो इस वजह से इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा रिवर्स रिएक्शन का वो हमारे पास क्या होगा, निग्लिजिबल होगा, ज़ीरो होगा। आखिरी पॉइंट इसका ये कि इट्स स्लो डाउन ग्रेजुअली। हमारे पास क्या होता है कि रिवर्स जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होगा या हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ये हमारे पास थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हमारे पास ज़्यादा बनने लग जाएगी, इस वजह से ये हमारे पास स्लो डाउन हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास रिवर्स रिएक्शन में ये होता है कि इट्स स्पीड अप ग्रेजुअली, लेकिन रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो स्पीड अप हो जाता है। स्पीड अप इस वजह से ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो ये ज़्यादा तादाद में होता है, ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है, ये डिकम्पोज हो गए, टूट के हमारे पास दोबारा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा होता है। तो इस वजह से इसकी स्पीड जो होती है हमारे पास ग्रेजुअली ज़्यादा होती जाती है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इनमें एग्जांपल्स में आता है हमारे पास मरकरी ऑक्साइड जो है वो टूट के मरकरी और ऑक्सीजन बना रही है, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। दूसरा ये कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा होता है। और तीसरी एग्जांपल ये कि हमारे पास H2 और I2 आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने कुछ ये जो हमारे पास तीन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपने ये बताना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है और हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा है। तो आपने विद हेडिंग्स बताना है इन तीनों रिएक्शंस का कि इनमें से कौन सा जो है फॉरवर्ड रिएक्शन है और कौन सा जो है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। तो ये आपका होमवर्क है। एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई फ़र्क भी नहीं है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी यही होता है कि हमारे पास क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है हमारे पास इक्वल रेट के साथ जा रहे होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। उस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशन होती है वो सेम होती है। तो ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की भी डेफिनेशन जो है, हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम की भी डेफिनेशन ये है।